physios, welcome back my channel Believe in Therapy. I am Neha and today's we are discuss about physiotherapy management of total knee arthroplasty. तो आज हम पढ़ने वाले हैं टीकेआर का मैनेजमेंट और हमने हिप आर्थोप्लास्टी ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, तो लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे भी जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। टीकेआर एक्चुअल होता है क्या है। टीकेआर में हम जो नी के आर्टिकुलर सरफेसेस होती हैं उन्हें हम रिप्लेस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द आर्टिफिशियल कंपोनेंट्स। कहाँ से रिप्लेस कर देते हैं, जैसे कि हमारा फीमोरल जॉइंट का जो फीमोरल आर्टिकुलर सरफेसेस हो गए, टिबियल आर्टिकुलर सरफेसेस हो गई, पटेला की आर्टिकुलर सरफेस हो गई, तो उससे हम रिप्लेस कर देते हैं फीमोरल टिबियल पटेलर कम आर्टिफिशियल कंपोनेंट से बाय द हेल्प ऑफ द सर्जिकल प्रोसीजर, जिसे हम आर्थोप्लास्टी कहते हैं। तो आर्थोप्लास्टी की नीड क्यों होती है, क्यों रिक्वायर्ड होता है आर्थोप्लास्टी? तो मोस्टली क्या होती है, बहुत सारी जो कंडीशंस होती है जिसमें कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें बहुत ज़्यादा हमारा नी है वो ब्लंट हो गया, कम्युनिटी फ्रैक्चर हो गया, या ऐसी कंडीशंस है जिसमें कि हमें नी को रिप्लेस करना है। मीन्स बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है, सेप्सिस हो सकता है। तो इस कंडीशंस में क्या होता है कि हमें नी को रिप्लेस ही करना होता है। तो नी दो टाइप से हम रिप्लेसमेंट करते हैं। फर्स्ट है जो टोटल नी रिप्लेसमेंट, एक होता है हमारा यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट, जिसे हम बोलते हैं यूनिक कंपार्टमेंट नी रिप्लेसमेंट, जिसमें कि कोई से भी कॉन्डाइल लाइक मीडल कॉन्डाइल हो गया या लेटरल कॉन्डाइल हो गया, उसे रिप्लेस करना होता है। ओके। तो हमारा जो यहाँ पे इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, पीटी मैनेजमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशंस आप क्या करेंगे, दो टाइप से स्टेज में डिवाइड करेंगे, प्री ऑपरेटिव स्टेज एंड पोस्ट ऑपरेटिव स्टेज, और फिर कुछ गोल सेट करेंगे। तो प्री ऑपरेटिव स्टेज वो होती है जिसमें कि सर्जरी से पहले की स्टेज होती है, जिसमें कि पेशेंट को आपको प्रिपेयर करना होता है सर्जरी के लिए। तो हम सबसे पहले समझते हैं क्या क्या हमारे गोल्स रहेंगे। फर्स्ट इज प्रिपेयर द पेशेंट फॉर अ सर्जरी, prevent any respiratory complications, prevent patient psychologically, maintain strength and the range of motions। तो फर्स्ट इज पेशेंट एजुकेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेशेंट को नहीं पता होता है कि कितना इंपॉर्टेंट है नी की आर्थोप्लास्टी कराना। यदि वो नहीं कराएगा आर्थोप्लास्टी तो उससे क्या क्या उसके लिए कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें पेशेंट को आपको बतानी होंगी। तो सबसे पहले पेशेंट को एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिफोर द सर्जरी फिजियोथेरेपिस्ट मस्ट मेक पेशेंट अवेयर अबाउट द प्रोसीजर एंड आउटकम ऑफ द सर्जरी। तो प्रोसीजर क्या रहेगा उसके बारे में बताना है, क्या क्या सर्जरी से आउटकम्स मिलेंगे वो पेशेंट को बताना है। ये शुड एक्सप्लेन द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अ सर्जरी लाइक डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन, स्टिफनेस, पेन, गेट अबनॉर्मलिटीज। मीन्स पेशेंट को बताना है कि आफ्टर सर्जरी कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। जैसे जैसे कॉम्प्लिकेशंस होंगे तो इसका पीटी मैनेजमेंट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजियोथेरेपिस्ट का कितना ज़्यादा रोल है, वो भी एक्सप्लेन करना होगा जो कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सके। तो फिजियोथेरेपिस्ट शुड एक्सप्लेन वाई फिजियोथेरेपी इज इम्पॉर्टेंट आफ्टर सर्जरी, teach proper limb positioning of operative leg is avoided to dislocation of prosthesis in the post-operative period। पेशेंट को सिखाना होगा कि पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशंस में आपको लिम्ब की अपनी पोजीशनिंग कैसे रखनी है, नहीं तो क्या होगा कि डिसलोकेट कर जाएगा जो भी आपने आर्थोप्लास्टी की है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट को उसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताना, जिससे कि पेशेंट समझ सके कि फिजियोथेरेपिस्ट का कितना बड़ा रोल है उसकी कंडीशंस में, उसे फिर से रिगेन करने में, उसकी लाइफ को इम्प्रूव करने में कितना इंपॉर्टेंट रोल है। सेकेंड इज़ अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, क्योंकि पेशेंट का हमें ब्रीदिंग पैटर्न को भी इम्प्रूव कराना है, इसके ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है। लॉन्ग टाइम तक पेशेंट क्या रहेगा, बेड रिडन रहेगा, तो उस कंडीशन में उसके लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है, लंग्स की जो मसल्स है वो वीक हो सकती हैं। तो इसलिए हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराते रहना चाहिए पेशेंट को। डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो कि डीप एंड रिलैक्स डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज पेशेंट को सिखानी होगी पेन को कम करने के लिए, स्ट्रेस एंड इम्प्रूव वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन। Coughing to clear the lungs field and maintain health of the respiratory systems। ओके। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि अनइन्वॉल्व में है। प्री ऑपरेटिव कंडीशंस, जो प्री ऑपरेटिव कंडीशंस होती है उसमें में क्या होता है कि पेशेंट के जितने जो अनइन्वॉल्व लिम्ब होते हैं, अपर लिम्ब हो गया, लोअर लिम्ब हो गया, तो सारे जो मसल्स होती हैं उनकी स्ट्रेंथिंग को डेवलप कराना होता है। क्यों कराना होता है, क्योंकि जो इन्वॉल्व लिम्ब है जब उसकी सर्जरी हो जाएगी तो पेशेंट जितनी सारी एक्टिविटीज़ करेगा, डेली एक्टिविटीज़ करेगा, वो तो अनइन्वॉल्व लिम्ब की हेल्प से करेगा। इसलिए स्ट्रेंथनिंग होना बहुत ज़रूरी है अनइन्वॉल्व लिम्ब में। तो हमें स्टार्टिंग में अनइन्वॉल्व लिम्ब को सारी एक्सरसाइज करानी होती है, उनकी स्ट्रेंथ को डेवलप कराना होता है, जिससे कि पेशेंट प्रिपेयर हो सके after surgery। Exercise for quadriceps, hamstring, glutes, such as isometric SLR of affected limb, so that patient can do exercise and affected limb as early as possible। And upper limb weight bearing muscles such as deltoid, triceps, biceps, trapezius are trained to facilitate coordinations and early ambulation with the walking aids।
तो पेशेंट को जैसे वॉक करना है, वेट को बेयर करना है, जितनी सारी उसकी मसल्स जो हैं वेट बेयरिंग में हेल्प करती हैं, तो उनकी स्ट्रेंथ डेवलप करानी है, एक्सरसाइज करानी है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कराते रहना है पेशेंट को प्री ऑपरेटिव कंडीशंस में। रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ करने के लिए आप क्या करेंगे, स्टैटिक स्ट्रेचिंग कराते हैं, जो कि क्वाड्रिसेप्स की, हैमस्ट्रिंग की, काफ की, बोथ लिम्ब, दोनों लिम्ब में रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ कराने के लिए स्ट्रेचिंग कराते रहेंगे, जो क्या करेगा, हमारे जॉइंट की जो रेंज ऑफ मोशन है उसे इंक्रीज़ करेगा और स्टिफनेस को धीरे धीरे कम करेगा। होल्ड कितने रखना है, 15 to 30 सेकेंड होल्ड रखना है विद इन द पेन लिमिट्स। इफ पेन अकर इट इंडिकेट स्ट्रेच प्रोसीजर टू अग्रेसिव। नेक्स्ट इज अ पोस्ट ऑपरेटिव स्टेज। अब पोस्ट ऑपरेटिव मीन्स सर्जरी हो गई है, पेशेंट की पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन है, तो उसमें पीटी मैनेजमेंट जो आपका फिजियोथेरेपिस्ट का रोल होगा, उसके कुछ गोल्स हैं। मीन्स पेशेंट को पेन को रिड्यूस करना है, स्वेलिंग को कम करना है, प्रिवेंट डिसलोकेशन, प्रिवेंट रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस, टू प्रिवेंट डीवीटी फॉर्मेशन, improve range of motion and strength of muscles, give training to the patients। ओके, तो फर्स्ट गोल हमारा है फर्स्ट वीक में नी पोजीशनिंग। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पोजीशनिंग पेशेंट के लिए, क्योंकि जब तक पोजीशन का पेशेंट को पता नहीं होगा किस टाइप पोजीशन से लिम्ब को रखना है, तो ऐसा हो सकता है कि आफ्टर सर्जरी से कॉन्टेक्चर डेवलप हो जाए, कॉम्प्लिकेशंस हो जाए, तो इसलिए पोजीशनिंग पेशेंट को सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। तो पेशेंट को बताना है अवॉइड एनी रोटेशन ऑफ अ लिम्ब सो दैट रिमेन इन द न्यूट्रल रोटेशन एंड इनकरेज नी एक्सटेंशन। क्या होता है, पेशेंट जो जिनका टीकेआर होते हैं, मोस्टली वो पेशेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो पेन की वजह से वो क्या करते हैं, कंफर्टेबल पोजिशंस में कंफर्टेबल पोजिशन को फॉलो करते हैं, लाइक जैसे कि नी का फ्लेक्शन। तो नी फ्लेक्शन के लिए वो क्या करते हैं, अंडर टू द नी वो एक पिलो का यूज़ करेंगे, जिससे कि पेन कम हो, और वो क्या करते हैं, पोजीशन जो है वो नी फ्लेक्स पोजीशन में मोस्टली रहना पसंद करते हैं। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट को कॉन्टेक्चर डेवलप हो जाता है, धीरे धीरे वो नी है वो फ्लेक्स हो जाती है, एक्सटेंड होती ही नहीं है। तो इसलिए पेशेंट को सिखाना है कि अवॉइड करना है नी को फ्लेक्शन ज़्यादा देते हुए। ओके, थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं पिलो को, पर ज़्यादा देर के लिए नहीं करना। नी को एक्सटेंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो पेशेंट को इनकरेज करना है कि नी एक्सटेंड करें। नेक्स्ट इज अ रिड्यूस पेन। पेन को रिड्यूस करने के लिए आप क्रायोथेरेपी पेशेंट को बताएंगे, आइस पैक कैन बी अप्लाइड ओवर द ऑपरेटेड साइड 10 to 15 मिनट्स के लिए एंड 2 to 3 times ऑफ अ डे। इट विल हेल्प टू रिड्यूस पेन एंड इन्फ्लामेशन पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन। नेक्स्ट इज अ पोस्ट ऑपरेटिव में रिड्यूस स्वेलिंग। स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए क्रायोथेरेपी का आप यूज़ करेंगे विद अ compression bandage can limit edema while reduce local tissue blood flow to the affected area। ओके, एंड क्या करेंगे, आप आइसोमेटिक्स कराएंगे पेशेंट को, रिदमिक स्पीड क्वाड्रिसेप्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन विल प्रमोट पटेलर एक्सकर्जन एंड रिड्यूस एडिमा। स्वेलिंग और एडिमा को रिड्यूस करने के लिए आप क्या करते हैं, कंप्रेशन बैंडेज का यूज़ करते हैं, पेशेंट का लिम्ब को एलिवेट करा सकते हैं, और धीरे धीरे पेशेंट को आइसोमेटिक एक्सरसाइज करा सकते हैं, जिससे कि वहाँ पे उस एरिया पे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मसल्स करेगी, तो इससे एडिमा है, स्वेलिंग है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज अ प्रिवेंट डीवीटी फॉर्मेशन। क्या होता है, पेशेंट लॉन्ग टाइम तक प्रोलॉन्ग सिटिंग पोजीशन में रहता है, बेडरिडन रहता है पेशेंट, तो इस कंडीशन में क्या होता है, लिम्ब इमोबलाइज रहता है, तो पेशेंट जब एक्टिविटीज़ नहीं करता है, कोई भी मूवमेंट्स नहीं करता है, तो धीरे धीरे डीवीटी फॉर्मेशन हो जाता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो डीवीटी फॉर्मेशन के लिए पेशेंट को आपको बताना है कि कैसे पेशेंट को एक्सरसाइज करनी है, एंकल टू एक्सरसाइज आपको करानी है पेशेंट को, और पेशेंट को भी आपको सिखाना होगा। The ankle two movements should be taught to the patient because he will to bedridden for quite a long time, and due to immobility of the lower limb that can be possible to pulling of a blood which can cause DVT। तो यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये एक्सरसाइज है पेशेंट को जो करानी होगी, सिटिंग एंड लाइंग पोजिशंस में, फ्लेक्सिंग द फुट, स्टैटिक लाइन, रोटेटिंग द एंकल, स्टैंडिंग, मूविंग अप एंड डाउन। तो ये सारी पेशेंट को एक्सरसाइज करानी, डॉर्सिफ्लेक्स हो गया, प्लांटर फ्लेक्स हो गया, तो ये सारी एक्सरसाइज पेशेंट को करानी है। Patient have to perform ankle two movements. Patient is asked to move the foot up and down rhythmically with approx 30 to 40 repetitions per number and should not be performed around 2 hours per day। पेशेंट को हर 2 घंटे में पेशेंट को करना है, और 30 to 40 रेपिटेशंस होने चाहिए, जो कि ड्यूटी को प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट है चेस्ट फिजियोथेरेपी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पेशेंट बहुत लॉन्ग टाइम तक बेड पे रहता है, हॉस्पिटलाइज रहता है, तो इस कंडीशन में उसे लंग्स इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो उन्हें प्रिवेंट करना जब फिजियोथेरेपिस्ट आपका काम होता है, तो इसलिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज पेशेंट को सिखाते रहेंगे। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आप डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाएंगे, जिससे कि डीप एंड रिलैक्स डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग पेशेंट को सिखानी, जिससे कि पेन कम हो, स्ट्रेस कम हो, वेंटिलेशन इंप्रूव हो सके, एंड परफ्यूजन। कफिंग इज क्लियर द लंग फील एंड मेंटेन हेल्थ ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। वाइटल कैपेसिटीज़ है पेशेंट की लंग्स की, वो सारी इंप्रूव करनी होती है। रिलैक्स पैसिव मूवमेंट्स, पैसिव मूवमेंट्स धीरे धीरे पैसिव मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे, स्मॉल रेंज रिलैक्स पैसिव मूवमेंट
to increase the flexion of the operative hip and operative knee. ओके, कंटिन्यूस पैसिव मूवमेंट सीपीएम जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनिशियली अप टू 40 डिग्री सीपीएम एंड नी फ्लेक्शन एक्सटेंशन इन सीपीएम विद स्पीड 1 साइकिल पर मिनट एंड शुड प्रोग्रेस 5 to 10 डिग्री डेली। तो जो सीपीएम होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, धीरे धीरे ये हमारी रेंज को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। सीपीएम मशीन जो है जिससे हम बोलते हैं कंटिन्यूस पैसिव मूवमेंट्स, जिसमें कि नी का फ्लेक्शन, नी का एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता रहता है। तो पर डे देखने को मिलेगा आपको 5 to 10 डिग्रीज जो हमारी रेंज है नी की वो इंक्रीज़ होती है। यानी फर्स्ट वीक नेवर एक्सीड 40 डिग्री। फर्स्ट वीक में आपको 40 डिग्री से ज़्यादा आपको सीपीएम का जो मोड होता है वो आपको 40 डिग्री से ज़्यादा नहीं रखना है, जिससे कि नी 40 डिग्री से ज़्यादा फ्लेक्शन एक्सटेंड मूवमेंट्स ना करें, उसकी रेंज 40 से ज़्यादा ना हो। नेक्स्ट इज़ अ मोबिलिटी। मोबिलिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिपेंड करता है कि किस टाइप का प्रोसेस लगा है, मीन्स किस टाइप से रिप्लेसमेंट हुआ, सीमेंटेड हुआ है या अनसीमेंटेड तैयार हुआ है। सीमेंटेड हुआ तो पेशेंट वेट बेयरिंग आराम से कर लेगा, टॉलरेट कर लेगा एंड और पार्शियल वेट बेयरिंग कैन बी इनिशिएटेड एंड फॉर अनसीमेंटेड। अनसीमेंटेड है तो पार्शियल वेट बेयरिंग कराएंगे, और सीमेंटेड प्रोसेसेस का यूज़ किया है रिप्लेसमेंट में तो आप फुल वेट बेयरिंग पेशेंट को करा सकते हैं। ठीक है, टू डाउन वेट बेयरिंग इज डन। ओके, टर्निंग इन अ बैड टर्निंग पेशेंट को मोबिलिटी सिखाएंगे, सुपाइन टू साइड लाइन, ट्रांसफर सिट टू स्टैंड, बैड टू व्हील चेयर टॉट टू द पेशेंट्स। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज पेशेंट को सिखाएंगे, जैसे क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स मसल्स, आइसोमेटिक, असिस्टेड एसएलआर, अफेक्टेड लिम्ब इज अ थॉट इनिशियली। ओके, नेक्स्ट इज अब सेकेंड वीक में स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज क्या क्या सिखाएंगे। अभी जो फर्स्ट वीक का था वो तो कंटिन्यू चलेगा ही, अब आप धीरे धीरे प्रोग्रेस कर देंगे तो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज को इसमें ऐड ऑन कर देंगे। तो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जैसे कि हो गया हमारा एसएलआर हो गया, बीएमओ एक्सरसाइज हो गई। तो एसएलआर इंपॉर्टेंट होता है, एसएलआर बाय स्लो एसएलआर एंड विदाउट रिलैक्सेशन इन बिटवीन एसएलआर। ओके, बीएमओ एक्सरसाइज मीन्स हमारी वर्सेस मीडियलिस ऑब्लिक मसल्स होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या होता है मोस्टली जो टेक केयर के पेशेंट होते हैं उनमें एक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है टर्मिनल नी एक्सटेंशन का। मीन्स जो पेशेंट होते हैं वो उनकी जो पोजिशंस रहती है लॉन्ग टाइम तक नी को फ्लेक्स पोजिशन में रखना उन्हें कंफर्टेबल लगता है, तो इसलिए क्या करते हैं उनकी जो रेंज है टर्मिनल नी वाली जो एक्सटेंशन की रेंज है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, पेशेंट कर ही नहीं पाता है। आप पेशेंट से बोलेंगे कि नी को एक्सटेंड करो, तो पेशेंट नी को एक्सटेंड तो करेगा पर फुल नहीं लेके जाएगा, फुल जो रेंज ऑफ मोशन है वो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हमारी जो बीएमओ मसल्स है धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा उसकी एट्रोफी हो जाती है, वो मसल्स वीक हो जाती है। तो बीएमओ मसल्स होती है, उसका काम होता है टर्मिनल नी को एक्सटेंड करना, इसलिए हम बीएमओ मसल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, उसकी स्ट्रेंथ को डेवलप कराएंगे। तो बीएमओ एक्सरसाइज क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी हमारे एक्सटेंसर लेग, पुट वेज अंडर द थाई एंड परफॉर्म नी एक्सटेंशन। ओके, तो ये कुछ एक्सरसाइज है जो कि हमारे बीएमओ मसल्स को स्ट्रेंथ डेवलप कराने के लिए होती है, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है पेशेंट को आपको डेली सजेस्ट करनी है, जिससे कि हमारी मसल्स है बीएमओ की वो स्ट्रेंथ उसमें बनी रहे। जब वो बीएमओ मसल्स स्ट्रेंथिंग रहेगी तो हमारे टर्मिनल नी एक्सटेंशन की जो रेंज ऑफ मोशन है वो भी कम्प्लीटली आएगा। ओके, नेक्स्ट इज रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन जैसे कि हमने आपको बताया सीपीएम का रेंज ऑफ मोशन कराते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही हमारा वीक बढ़ते जाएंगे, 2 3 वीक्स हो गए, तो हम क्या करें, पहले 40 डिग्री तक हम सीपीएम करा रहे थे, अब हम क्या करा रहे थे 90 डिग्री तक सीपीएम मशीन कराएंगे, जिससे कि पेशेंट 90 डिग्री तक फ्लैक्स एंड एक्सटेंड कर सके। पटेलर मोबिलाइजेशन कराएंगे। पटेलर जो मोबिलाइजेशन है यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं आप, सुपीरियर होता है, इन्फीरियर होता है, मीडियल एंड लेटरल होता है। पटेलर का मोबिलाइजेशन कराते रहेंगे जिससे कि पटेलर का मूव हो धीरे धीरे। एंड ग्लाइड्स जो रहेंगी ग्रेड 2 या ग्रेड 3 की ग्लाइड्स रहेगी। मोबिलिटी पेशेंट को मोबिलिटी मीन्स वेट बेयरिंग एक्सरसाइज जो होती है, वेट ट्रांसफर, एंटीरियर पोस्टीरियर वेट ट्रांसफर पेशेंट को सिखाएंगे। साइड टू साइड पेशेंट को पार्शियल वेट बेयरिंग ऑन द ऑपरेटेड लिम्ब शुड बी स्टार्टेड ऑन द क्रचेज। अब धीरे धीरे मोबिलिटी एक्सरसाइज पेशेंट को सिखाना स्टार्ट कर देंगे, वेट ट्रांसफर करना सिखा देंगे। तो इसमें क्या है, स्टार्टिंग इनिशियल कंडीशंस में हम क्या करेंगे, पार्शियल वेट ही शिफ्ट कराएंगे। ओके, नेक्स्ट इज अ क्वाड्रिसेप्स सेट। क्वाड्रिसेप्स सेट में लाइक क्वाड्स की एक्सरसाइज कराते हैं, आइसोमेटिक्स होती है, मसल स्ट्रेंथ कराते हैं क्वाड्रिसेप्स की। तो पेशेंट आस्क टू टाइटन थाई मसल्स। पेशेंट का जो कंप्लेंट रहता है कि हमारी थाई मसल्स है बहुत ज़्यादा टाइट हो रही है जब हम नी को स्ट्रेट करते हैं। तो क्या है, पेशेंट को सिखाना है कि नी को स्ट्रेट करके होल्ड 5 to 10 सेकेंड, यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, होल्ड टू 5 to 10 सेकेंड्स पेशेंट को रखना है, इसे रिपीट करने देना है इन एक्सरसाइज को अप्रॉक्स 10 टाइम्स ड्यूरिंग ए 2 मिनट्स पीरियड, रेस्ट फॉर 1 मिनट्स एंड देन रिपीट।
2 मिनट्स के लिए कांटेक्ट करना है, देन 1 मिनट के लिए रेस्ट करना है, फिर 2 मिनट्स के लिए कांटेक्ट करना है, 1 मिनट्स के लिए रेस्ट करना है। तो ऐसे करके 10 टाइम्स पेशेंट को रिपीट करना है, दिन में 2 बार, 4 बार, 6 बार, जितनी बार पेशेंट कर सके उतनी बार पेशेंट को कराना है। कंटिन्यू अंटिल द थाई फील फटीग। कंटिन्यू कराएंगे तो पेशेंट को थाई वो फटीग होने लग जाएगी। जैसे ही फटीग होती है तो पेशेंट को आपको बताना है कि अब नहीं करना है। फटीग फील होता है तो बस पेशेंट वहाँ पे ना करें। नेक्स्ट इज SLR। SLR में प्रोग्रेशन कर देंगे। पेशेंट साइड लाइन SLR कर सकेगा, फॉरवर्ड एक्सटेंशन में SLR। तो सारे SLR पेशेंट को कराने हैं। पेशेंट इज आस्क्ड टू टाइटन क्वाड्रिसेप्स मसल्स। जब क्वाड्रिसेप्स मसल टाइट को बताए तो धीरे धीरे आप क्या करेंगे, नी को एक्सटेंड कराएंगे, फुली नी स्ट्रेट कराएंगे पेशेंट को बेड पे लाइक अ क्वाड्रिसेप्स सेट अबव। लिफ्ट 1 लेग 40 to 50 डिग्रीज, होल्ड फॉर 5 to 10 सेकेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रेट SLR करा रहे हैं, क्वाड्रिसेप्स सेट एक्सरसाइज करा रहे हैं, मिनी स्क्वाट पेशेंट को बता सकते हैं SLR इन साइड। तो आप ऐसे SLR को साइड में करा सकते हैं, फ्लेक्शन में, एक्सटेंशन में, ओके, साइड लाइन पोजिशंस में, सुपाइन एंड प्रोन पोजिशंस में। नेक्स्ट इज 3 to 6 वीक। 3 to 6 वीक में जो हमारा कंटिन्यू चल रहा था प्रोसीजर वो तो कंटिन्यू चलेगा एक्सरसाइज सेट। अब हम धीरे धीरे और प्रोग्रेशन करेंगे तो रेंज ऑफ मोशन को तो अभी हमें और इंक्रीज करना है। अभी तो हमने 90 डिग्री तक ही किया है, तो रेंज ऑफ मोशन को और इंक्रीज करना। धीरे धीरे हम CPM मशीन है उसे और प्रोग्रेस कर देंगे, उसकी रेंज को अब हम इंक्रीज कर देंगे 110 to 115 डिग्रीज। ओके, तो ये CPM, तो CPM धीरे धीरे हमने जैसा कि आपको बताया था वो एक दिन में 2 से 4 5 डिग्री 10 डिग्री हमारी रेंज को इंक्रीज़ करता है। तो ऐसे ही डे टू डे डेली CPM मशीन का यूज़ कराना है पेशेंट को। स्टेशनरी अब धीरे धीरे साइकिलिंग कराने लगेंगे। स्टेशनरी साइकिल जो कि हमारे OPD में मिल जाती है उसका यूज़ करें, जिससे कि हमारी नी एक्सटेंशन धीरे धीरे इंक्रीज हो सकेगा। स्टेशनरी साइकिल विद द सीट लोअर टू इंक्रीज नी फ्लेक्शन। जब नी जो उसकी सीट है उसे हम अकॉर्डिंग पेशेंट की हाइट के अकॉर्डिंग उसे हम कर देते हैं, कम ज़्यादा कर देते हैं। कम रहेगी सीट, लो रहेगी तो फ्लेक्शन नी का ज़्यादा होगा, तो उस कंडीशन में और फिर उसके बाद एक्सटेंशन होगा। तो आपको ध्यान देना है कि किस टाइप से आपको एक्सरसाइज करानी है। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज, जो कि हमारी 3 to 4 वीक्स की स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज है। तो ये स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज में हम प्रोग्रेशन कर देंगे। प्रोग्रेशन क्या कर देंगे, पेशेंट को जो SLR करा रहे थे अभी, फॉरवर्ड SLR अभी सुपाइन पोजिशन में करा रहे थे, अब हम SLR कराएंगे रजिस्टेड, मीन्स सुपाइन प्रोन साइड लाइन इंक्रीज, जो कि हमारी हिप और नी मसल्स को इंक्रीज करेगा। तो रजिस्टेड में आप यहाँ पे वेट कप का भी यूज़ करा सकते हैं। तो एज अ वेट बेयरिंग ऑपरेटेड लेग परमिट मिनी स्क्वाट, पार्शियल लंज, डेवलप कंट्रोल नी एक्सटेंशन, रजिस्टेड टर्मिनल नी एक्सटेंशन, सिट टू स्टैंड, स्टेप अप डाउन, प्रोग्रेस विद द इलास्टिक रेजिस्टेंस। आप धीरे धीरे वेट कप का यूज़ कर सकते हैं। धीरे धीरे पेशेंट को आप रेजिस्टेंस वेट का यूज़ करा सकते हैं, थेराबैंड का यूज़ करा सकते हैं, थेरा लूप का यूज़ करा के स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज करा सकते हो। धीरे धीरे आपको प्रोग्रेशन करना है। लाइक डायग्राम में देख सकते हैं SLR है, एंकल पंप है, प्रोलोंग नी स्ट्रेच है, एंड थाई स्ट्रेच है, लेग स्लाइड्स है। तो ये सारी जो एक्सरसाइज है पेशेंट को, वो पेशेंट को आपको सजेस्ट करनी है और धीरे धीरे प्रोग्रेस करते रहना है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा प्रोग्रेशन भी इंक्रीज होता जाएगा। नी रिप्लेसमेंट कुछ और एक्सरसाइज है, जैसे थाई स्क्वीज पेशेंट को कराते रहना है। एंड SLR पेशेंट को कैसे कराना है, लाइन किक क्या है, साइड लाइन स्ट्रेच SLR, क्लम सेल, स्टोमक किक बैक, एंड स्टैंडिंग वन लेग, एंड सिटिंग किक, एंड चेयर पुशअप। तो ये जो इतनी सारी एक्सरसाइज है पेशेंट को हमने आपको बताया कितने होल्ड रखना है, कितने सेकंड का रेस्ट है, इसमें लिखा हुआ है, तो आप इसलिए पढ़ सकेंगे। और कितना रेपिटेशन देना है, ये सारी एक्सरसाइज पेशेंट को आपको कराना ही कराना है। नेक्स्ट इज बैलेंसिंग एक्सरसाइज भी कराना है, क्योंकि सर्जरी हुई है पेशेंट की, थोड़ा सा वेट शिफ्टिंग या पेशेंट को एम्बुलेट करने में पेशेंट को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए स्टार्टिंग इनिशियल फेज आप उस दिन आप बैलेंस ट्रेनिंग भी पेशेंट को सिखाएंगे। तो सबसे पहले आप स्टैटिक बैलेंस ट्रेनिंग सिखाएंगे, धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे, एंड देन सबसे लास्ट में धीरे धीरे डायनेमिक बैलेंस ट्रेनिंग सिखाएंगे। तो स्टैटिक बैलेंस ट्रेनिंग जो हमारी होती है वो सिंगल लेग स्टैंडिंग हो गई, टैंडम लेग स्टैंडिंग हो गई, सिट टू स्टैंड हो गई। धीरे से प्रोग्रेशन किया पेशेंट को, पहले आइज़ ओपन के साथ आपने बैलेंस एक्सरसाइज सिखाए, देन धीरे धीरे आइज़ क्लोज के साथ सिखाएंगे। फिर क्या करेंगे, स्टेबल से पहले सिखाए, अब अनस्टेबल सर्फेसिस पे आप बैलेंस ट्रेनिंग कराएंगे, एंड पर्टर्वेशन भी ऐड कर देंगे। डायनेमिक बैलेंस ट्रेनिंग में क्या होगा, रीचिंग एक्टिविटीज़ डाल सकते हैं आप, टैंडम वॉकिंग, साइड वॉकिंग, बैक वॉकिंग, क्रॉस वॉकिंग। तो ये सारी एक्सरसाइज पेशेंट को बैलेंस ट्रेनिंग में आप सिखा सकते हैं। और कुछ एक्सरसाइज है जो कि होम एडवाइस के लिए एक्सरसाइज होती है, पेशेंट को आपको बताने की डेली डेली पेशेंट को ये एक्सरसाइज करनी है। लाइक क्वाड सेट्स हो गया, हैम्स कर्ल हो गया, SLR हो गया, एक्सरसाइज विद ओके रेपिटेशंस, हिप अबडक्शन एडक्शन के साथ नी एक्सटेंशन एक्सरसाइज कराना है 0 डिग्री से लेके 90 to 0 डिग्रीज। टर्मिनल नी एक्सटेंशन कराना है 45 to 0 डिग्रीज। स्क्वाट एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एंड क्वाड्स, हैम्स, काफ मसल्स,
एंड बाइसिकल फॉर रेंज ऑफ मोशन मीन्स स्टैटिक बाइसिकल। तो ये सारी एक्सरसाइज पेशेंट को है, आपको होम एडवाइस पेशेंट को बतानी, डेली पेशेंट को करनी है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको एक्सरसाइज करानी है और कैसे पीटी मैनेजमेंट होना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप बढ़िया समझ आ गया होगा आपको। यदि अभी आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो हमने कवर नहीं किया है, तो आप कमेंट बॉक्स कर सकते हैं कमेंट में, जिससे कि हमें पता चले कि ये टॉपिक हमें कराना है। आप टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।